आओ देखो बेटा, सुनो, पहला क्वेश्चन देखो, कल वाले हैं पहले बेटा, पहले वाले देख लेते हैं। चील का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो चील के टीले के नाम से किसको जाना था बेटा जी? जयगढ़ को। किसको जाना चाहता है बेटा जी? जयगढ़ को। अब मैं कुछ और पूछ लेता हूँ बेटा जी इधर से। हाँ बेटी, रणथंभौर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? रणथंभौर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो बेटा रणथंभौर पूछ रहा हूँ बेटा जी, मैं कौन सा पूछ रहा हूँ? रणथंभौर। हाँ बेटी, अरे रण स्तंभपुर नामक बेटा जी पहाड़ी थी। कौन सी थी? रण स्तंभपुर। पहाड़ी का क्या नाम है? रण स्तंभपुर नामक पहाड़ी थी, उसके ऊपर है बेटा जी, जिसको इस दुर्ग को रणतैपुर भी कहते हैं। मैं हाँ बिल्कुल, इसको बेटा जी इस पहाड़ी के नाम पर ही पढ़ा था। ये किसके नाम पर पढ़ा था? पहाड़ी के नाम पर। इसको रणतैपुर भी कहा जाता है और इसको रण स्तंभपुर भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा जी मेन पहाड़ी है वो कौन सी थी? रण स्तंभपुर पहाड़ी थी। तो फिर तुमने बोला है तो गंधमादन पहाड़ी पर कौन सा? हेमकुट पहाड़ी पर है कुंभलगढ़। ध्यान रखना बेटा जी, जो कुंभलगढ़ का किला है कौन सा है? कुंभलगढ़। वो कुंभलगढ़ किस पर बना हुआ है? हेमकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हेमकुट पहाड़ी, या हेमकुट के अलावा उसको क्या बोलते हैं? गंधमादन पहाड़ी। गंधमादन पहाड़ी पर बना हुआ है। और बेटा जी यहां पे हो, चित्तौड़ का किला ये मेसा के पठार पर बना है। किस पर बना बेटा जी? मेसा के पठार पर बना है। और गागरोन का किला सर है तो जलदुर्ग, और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? सर इसकी कोई विशेष पहाड़ी नहीं है गागरोन के किले की। इसके अलावा तुमसे बेटा जी पहाड़ी में पूछ ले तो एक पूछेगा चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा बना है? तो चिड़िया टूक या उसी को बोलते हैं मसूरिया पहाड़ी। कौन सी? हाँ पंचेतिया पहाड़ी। पंचेतिया पहाड़ी। और पंचेतिया पहाड़ी पर कौन सा बना है? मेहरानगढ़। कौन सा बना है? मेहरानगढ़ का किला बना है पंचेतिया पहाड़ी पर बना है बेटा जी। कौन सी पहाड़ी है? पंचेतिया पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला बना है। सर इसके अलावा पहाड़ी पूछेगा तो कौन सी पूछेगा? जालोर दुर्ग। बता सकता है कोई कौन सी पहाड़ी पर है बेटा जी? जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना जी बेटा जी। कौन सी है? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी नहीं मिलेगा तो कनकाचल मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? कनकाचल। कनकाचल पहाड़ी पर बना है कौन सा? सर जालोर का। तो सर ये इतने बता ही दिए, तो एक बता दो बेटा जी कौन सा किला? सर अपने तारागढ़ अजमेर वाला। तो तारागढ़ अजमेर में बन रहा है वो बेटा जी गढ़ बीठली पहाड़ी पर है। कौन सी है? गढ़ बीठली। और सर एक दुर्ग और था शाहाबाद का किला। शाहाबाद का किला कहां था? बारां में। और ये शाहाबाद किला बारां में कौन सी पहाड़ी थी बेटा जी? भामती पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी? भामती पहाड़ी पर बना हुआ था। सर यहां तक आ गए तो एक और बता दो हमें, कौन सा बेटा जी? नानी सीढ़ी पहाड़ी पर कौन सा बना था बेटा जी? सोजत का किला। कौन सा है? सोजत का किला पाली में है। ध्यान रखना बेटा, सामने सोजत का किला कहां है? सर सोजत का किला पाली में। और कौन सी पहाड़ी है? नानी सीढ़ी पहाड़ी। नानी सीढ़ी पहाड़ी पर बना है सोजत का किला। सर दौसा का किला भी बता दो हमें। तो बेटा जी दौसा का किला किस पर बना है? दौसा का किला ये बना बेटा जी देवगिरी की पहाड़ी। कौन सी है? देवगिरी। सर इतना ही आ गए तो बेटा जी कौन सा है? कोषवर्धन किला। जो कोषवर्धन पहाड़ी है उस कोषवर्धन पहाड़ी पर बना है शेरगढ़ का किला। कौन सा है? शेरगढ़ का किला बना है कोषवर्धन पहाड़ी पर है। सर यहाँ पे जगह नहीं बच रही बेटा, एक और बताओ। ये त्रिकूट, त्रिकूट पहाड़ी पर बना है बेटा जी कौन सा? जैसानगढ़, जिसको बोलते हैं बेटा जी अपन कौन सा? अरे सोनारगढ़ का किला। तो सोनारगढ़ का किला किस पर बना हुआ है? सर ये सोनारगढ़ का किला त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत पर कौन सा बना हुआ है? कैला देवी मंदिर। तो सर यहां पे आ गया त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत। और त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है करौली में कैला देवी मंदिर। क्या बना हुआ है? कैला देवी मंदिर। इसके अलावा क्या है? और
मानी या नैनी पहाड़ी पर है, कौन सा है? बयाना भरतपुर। तो सर यहां थोड़ी जगह बढ़ रही है, कौन सी? मानी या नैनी पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा किला? बयाना दुर्ग भरतपुर। कौन सा है बेटा जी? बयाना दुर्ग भरतपुर। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता एक प्रश्न के बारे में बेटा तुम्हें। तो ये सारी चीजें क्या रखनी है बेटा अपन को? ध्यान रखना। अब और कोई बच गया उसको निगल जाओ ऐसे मन को मन रख के। चलिए अगला प्रश्न पे, ये तो कल वाला है, रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन ऐसे होगा। कौन सा दुर्ग सुमेलित नहीं है? तो लालगढ़ का किला बीकानेर में है। कहां है बेटा लालगढ़ का किला? बीकानेर में है। गागरोन किला झालावाड़ में, कपिल सरोवर बेटा जी कोलायत बीकानेर में, दौलत बाग कहां है? अजमेर में। तो कौन सा? लालगढ़। ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा बेटा जी? लालगढ़। हाँ रुकना भी, बता। हाँ बीच में बता दे बेटा, मैं इसे आंसर बता इसका देगा। अरे बरसिंघाटा था, तुम कल का ही भूल गए। कौन था बेटा जी? बरसिंघाटा। बेरीसाल ने बेटा जी कौन है? बरसिंघाटा। राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? रानी रामरसदे। तो रूपल के द्वारा भी कोई बावड़ी बनाई गई थी क्या? हाँ अब सुन लो बेटा जी, ये कौन सी बावड़ी है? तेबारी गांव की त्रिमुखी बावड़ी। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं सर, अपने एक बावड़ी थी कौन सी? सर दौसा में है, क्या नाम है उसका? चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हाँ कौन थी बेटा जी? रूप कंवर या फूल कंवर? राजा अनुरुद्ध सिंह की पत्नी थी बेटा जी, क्या नाम था उसका? रूप कंवर था। तो हाँ अनिरुद्ध बेटा, ये भी यही बनाया था अनुरुद्ध। और बूंदी वाली बावड़ी भी अनुरुद्ध की पत्नी रूप कंवर ने बनाई थी। सर एक बावड़ी अपने यहाँ भी थी। हाँ हाँ नहीं, इसकी माता ने अनुरुद्ध का काल में, काल पूछेगा किस राजा के काल में? नहीं, अनुरुद्ध के काल में अपने डूंगरपुर में बनी थी एक बावड़ी। नौलखा बावड़ी है या कौन सी बावड़ी है? लम डूंगरपुर में बावड़ी नौलखा बावड़ी है बेटा जी। नौलखा तालाब अलग है, नौलखा बावड़ी अलग है। तो सर जी कौन सा है? नौलखा बावड़ी। और ये कहां है? अरे कहां है? डूंगरपुर में। किसने बनवाई? पिरमल देवी ने, आस्करण की पत्नी पिरमल देवी ने बेटा जी। तो ये किसके काल में बनी? ये याद रखना बेटा जी, आस्करण। ज्यादातर काल पूछता है, किसके काल में बनी बेटा जी? आस्करण के काल में बनी थी। सर अपने राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी कौन सी थी? चांद बावड़ी। अब एक नहीं देखो, अनुरुद्ध सिंह के काल में बनी थी नाथावती के द्वारा। अब सुना, बूंदी में 3 बावड़ियां बनी थी, कौन कौन सी बताई थी मैंने? बूंदी की बावड़ी बेटा जी। बूंदी में सबसे सुंदर बावड़ी कौन सी? जो सीढ़ीदार बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी। कौन सी है? रानी जी की बावड़ी है बेटा जी, वो कहां है? बूंदी में। इसके अलावा एक और थी बूंदी की बावड़ियां। चलो एक रानी जी की बावड़ी और थी, रानी जी की बावड़ी बेटा जी जिसको रानी जी का तालाब कहते हैं, या रानी जी का झालरा, वो कहां है? अरे रानी जी का झालरा जोधपुर में है। रानी जी का झालरा कहां है? जोधपुर में है। रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना बेटा। अभी आएंगे प्रश्न आगे। आज ये बताओ मुझे तो, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रम। तो सबसे पहले हमीर, फिर छेतर सिंह, फिर लाखा और फिर मोक्कल। आगे हो। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह का। बूंदी के उम्मेद सिंह का क्या था बेटा जी? हुंजा। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी बेटा जी? झाला जालिम सिंह। किसकी बेटा जी? झाला जालिम सिंह की क्या की थी बेटा जी? सहायता की थी। अगला देखो, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए बेटा जी? रेड से या बेराट से? हाँ बेराट से प्राप्त हुए थे। कहां से बेटा जी? बेराट से। और ध्यान रखना क्या क्या मिला था यहां से? उत्कलन में 36 मुद्राएं मिली थी, जिसमें 8 किसकी थी? चांदी की मुद्राएं थी। और बेटा जी पंचमार्क मुद्राएं थी कुछ, और 28 क्या थी? इंडो ग्रीक सिक्के। उनमें से 16 मुद्राएं किसकी थी? राजा मिनेंडर की। कहां से मिली थी बेटा जी? अपने बेराट से मिली थी। आगे देखो, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधानकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? तो बेटा जी रेड टोंक, जिसे प्राचीन भारत या प्राचीन राजस्थान का क्या कहते हैं? टाटा नगर।
और टाटा नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं बेटा जी, अपने रेड टोंक से प्राप्त हुई हैं सर्वाधिक मुद्राएं। तो सर एक चीज और याद रख ले, क्या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध निवाई टोंक के समीप स्थित है। यहां उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। 1938 से 1939 में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 में किसके द्वारा बेटा जी, डॉक्टर केदारनाथपुरी के द्वारा इसका क्या हुआ था, उत्खनन। ध्यान रखना, पहले दयाराम साहनी फिर केदारनाथपुरी। आगे देखो, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार की खोज हुई थी। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, सर्वप्रथम कहां से पूर्व पाषाण कालीन कुल्हाड़ी हस्त कुठार मिला था बेटा जी, कहां से मिला था, जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से, जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से मिला था। आगे देखो, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। तो ध्यान रखना, कोटा वाले को बुलाया नहीं था, जोधपुर वाला गया था, लेकिन जयपुर वालों की और सर अपने मेवाड़ वालों की कुर्सी आगे देख करके वापस चला गया था। जिसके बाद में उसकी तोपों की सलामी कटाकर कितनी कर दी थी, 15 तोपों की सलामी कितनी कर दी थी, 15। कौन बेटा जी, अपने कौन, कोटा वाला राम सिंह, कोटा का कौन था, राम सिंह, उसे तो बुलाया नहीं था। जोधपुर का कौन था, तखत सिंह, कौन था, तखत सिंह। तो ध्यान रखना, तखत सिंह की इसमें तोपों की सलामी कम करी थी अंग्रेजों ने नाराज होकर, वो ध्यान रखना। और कोटा के राम सिंह को तो निमंत्रण ही नहीं दिया था, क्योंकि बेटा जी ये क्या कर रहा था, 58 की क्रांति में बेटा जी इसका रोल था वो क्या था, सही नहीं था, अंग्रेजों के थोड़ा विरुद्ध था। चलिए आगे, आगे देखो, ये वाक्य बता दी थी बेटा मैंने कौन कौन सा किसके साथ में रहा था। हाँ आगे देखो, पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार। देखो बेटा मैंने तुम्हें मजारों में ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो फखरुद्दीन बाबा की मजार का मतलब वही है गलियाकोट का उर्स, और गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है तो किस नदी के किनारे आएगा, माही नदी के किनारे है, जहां पे माही बेटा जी नदी डूंगरपुर और अपने मध्य प्रदेश में बेटा प्रवेश करने वाली होती है ना, मतलब मध्य प्रदेश से आई और अपने राजस्थान से निकलने वाली होती है। उसी स्थान पर गुजरात और अपने बेटा जी राजस्थान की सीमा पर ही है बेटा, कौन सा, सरे गलियाकोट का उर्स। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदियां कौन सी हैं, चंबल और बनास, चंबल और बनास। जल उपलब्धता दृष्टि द्वितीय स्थान पर कौन है बेटा जी, बनास बेसिन। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं जाती है बेटा जी, आलनिया, लूणी, मैनथार, जोजड़ी तो जाती है। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी के माध्यम से निकाला गया था, लूणी नदी के माध्यम से निकाला गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था बेटा जी, प्रारूप समिति का, पक्का, अरे क्या बात है बेटा जी, एक दिन तो याद रहता है सर हमें, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर था जी बेटा। भारत के विभाजन के बाद में भारत की संविधान सभा में सदस्य की संख्या, तो विभाजन से पहले 389 और विभाजन के बाद 299, जिनमें से 229 क्या होंगे, निर्वाचित। ये क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। निर्वाचित कहां से होंगे, प्रांतों से, कहां से होंगे, प्रांतों से। 70 क्या होंगे, मनोनीत, और मनोनीत कहां से होंगे बेटा जी, रियासतों से। तो राजा इनको मनोनीत करके भेजेंगे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284। 284 ने क्या किए थे बेटा हस्ताक्षर, पहला कौन करा था, बलवंत सिंह मेहता। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी, बसंत कृष्ण वेद ने बेटा जी क्या की थी, अपने संविधान की कैलीग्राफी की गई थी, लिखा गया था। फिर है, भारतीय संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था बेटा जी, ये पढ़ लिया था बेटा, कौन कौन समिति थी अपने सारी बता दी थी। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था, जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों की समिति थी वो कौन थी बेटा जी, जीवी मावलंकर हुआ करता था बेटा जी। संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित कब की थी, 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। सर 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब आगे प्रश्न, आज की उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था वो, आगे देखो। मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब आ जाओ बेटा जी, सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलना, कुछ गतिविधियां जो मस्तिष्क के द्वारा करी जाती हैं वो कौन सी हैं, पश्चिम मस्तिष्क। मतलब मनुष्य के शरीर का संतुलन कौन बनाता है, मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, जिसको पश्चिम मस्तिष्क भी बोलते हैं।
आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है छोड़ता है? 15 से 18 बार। बच्चा 32 से 34 बार। मनुष्य द्वारा सांस ली जाती है तो 21% ऑक्सीजन, 0.4% क्या है बेटा जी? कार्बन। मनुष्य के हार्मोन के साथ में एंजाइम का भी श्रवण करती है और शर्करा के स्तर को भी नियंत्रण करती है बेटा, कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। निम्न में से कौन सा मानव देह तरल उत्तकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? खनिज की बात आ गई, आयोडीन। एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी एंटीजन है तो बेटा जी वो ए से और ओ से क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था बेटा जी कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। ए बी रोगित रक्त वाला सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है और ओ नेगेटिव वाला, देखो ए बी पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है। रक्त में बिलिरुबिन पाया जाता है और इसके कारण बेटा जी शरीर में कौन सा? जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाता है। दांत का इनेमल बना होता है बेटा जी किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। वर्ल्ड वाइड वेब पेज के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है बेटा जी? कौन सा? शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ एक उदाहरण है, किसका है ब्लूटूथ? ब्लूटूथ बेटा जी क्या है? सर पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? पेन। डिजिटल सिग्नेचर क्या है बेटा जी? पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन, मतलब एक तुम्हारा बेटा इंक्रिप्टेड साइन है जो बेटा जी कभी भी बदल नहीं सकता। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना बदलता नहीं है उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। आईएसपी का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ई बैंकिंग में ओटीपी का अर्थ क्या है बेटा जी? वन टाइम पासवर्ड। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्न में से प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था? एपिक। निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? नेटस्केप। हाँ, बैलून सफारी कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ध्यान रखना। लोयन सफारी कहां की प्रसिद्ध है? लोयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर। केमल सफारी सम जैसलमेर। टाइगर सफारी रणथंबोर और सरिस्का। हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर। और एलिफेंट सफारी आमेर जयपुर। और वाटर सफारी चंबल रिवर फ्रंट कोटा। और डंकी सफारी शेखावाटी में ढूंढलो झुंझुनू। और बाइसिकल सफारी केवलादेव घना पक्षी विहार। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001। नवीनतम पर्यटन नीति 2020। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 2010। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 ग्रामीण वाली। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 18 अप्रैल 2022 से लागू किया गया था। अब आ जाओ बेटा जी, आज वाले प्रश्न देखते हैं। और पहला ही प्रश्न खतरनाक है, पढ़ लो। और इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देगा एलम दे बेटी। पढ़ लो आराम से, आंसर दे दो। हो गया? बता बेटा। पहला ही गलत हो गया? पहला ही गलत कर दिया? क्या बात है, बाकी सारे सही हैं। तो देखो कौन सा सही नहीं है। तो राज्य का उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी विस्तार देखो बेटा, उत्तर से दक्षिण 826 है। कितना है? 826 उत्तर से दक्षिण। और तो ये गलत हो गया बेटा जी, वहां क्या दे दिया उसने? 869। जबकि पूर्व से पश्चिम कितना है सर? वो 869 है। तो इसने बेटा जी एक गलत दे दिया, तो पहला ही क्या हो गया? गलत। और दोनों का अंतर कितना आ गया बेटा जी? 43। ये लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड में प्रश्न 25 का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है बेटा जी। 13-11 कितनी नवंबर है? 13-11 का ही है, ज्यादा पुराना मत कर देना। या नवंबर को कब आ गया? अक्टूबर होता है क्या? 13 अक्टूबर में है कि नवंबर में है? नवंबर लिख रखा है। तो मैं थोड़ी लिखा हूं बेटा, ये तो लिख रखा है किताब वालों ने। मैं क्या कर सकता हूं? अब आएगा एडवांस में प्रश्न, अगली वाली एग्जाम का एडवांस पेपर आ गया बेटा मेरे पास। आगे देखो,
राज्य क्या करती, विषम कोण चतुर्भुज के समान है बेटा जी, किसने बताई थी, टी.एच. हैंडले। और ये टी.एच. हैंडले कौन था, जयपुर में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर, ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर हुआ करता था बेटा, जिसने क्या किया था, इसे विषम कोण चतुर्भुजाकार बताया था राजस्थान को, या पतंग के आकार का बताया था, किसका बताया था, पतंगाकार बताया था राजस्थान को, क्या बताया था, पतंगाकार। राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रम से कितनी है, 1070 किमी और 4850। सुनो, ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, कितने जिले लगते हैं अपने बेटा जी, हाँ अब सर बेटा सुनो, 5 लगते हैं क्या 4 लगते हैं, फलोदी को लगाऊं, हाँ तो कौन कौन से अभी सरकार ने दिया नहीं, अपन मान लेते हैं सर, गंगानगर है, फिर उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़, हाँ बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, ठीक है। वैसे तो 4 ही मान रखे, अपना 5वां भी दे रखा तो मान लेते। आगे देखो, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है क्या, बिल्कुल सही है बेटा जी। अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, अरे कितना, 3,42,239, और भारत का कितना है, 32 लाख तरस कितना, 32,87,263 इंटू 100 कर देना बेटा जी, क्या आएगा, 10.41 आएगा, समझ गए, अरे समझ गए, वेरी गुड बेटा जी। आगे चलो, राजस्थान का निम्न में से कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, तो तुम्हें बता दूं बेटा जी, सुनो सुनो सुनो, जब अपने पृथ्वी का निर्माण हुआ था ना, तो कुछ ऐसे हुआ था कि सर पृथ्वी पर पहले 2 ही भाग थे, एक था जिसको तुम्हें नहीं नहीं बाद में बांटेंगे बेटा इसको, हाँ एक था पैंथालासा, पैंथालासा, और एक था पेंजिया। और फिर बेटा जी ये पैंथालासा तो टूटता है 5 महासागरों में, किसमें टूटता है बेटा जी, ये 5 महासागर या 7 है, हाँ पहले 5 फिर वर्तमान में कितने हो गए, 7 महासागर। अल्फ्रेड वेगनर ने 5 ही बताए थे, बाद में उसने 7 करे थे बेटा जी, ठीक है, क्योंकि उत्तर वाला और दक्षिण वाला दोनों पे कोई नहीं रहता है, तो मुख्य रूप से महासागर कितने, 5, लेकिन 7 मान सकते हैं बेटा जी, या महासागर 5 हैं, कितने महासागर है बेटा जी, महासागर ओरिजिनल रूप से 5 ही हैं, 7 उसको बेटा जी कौन है, वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि बर्फ जमा हुआ बेटा वहां पे, क्या जमा हुआ है, बर्फ, तो उसको महासागर, पानी है इसलिए महासागर बोलते हैं। वर्तमान में महासागर कितने हैं, 5, कौन कौन से, सर एक हो गया बेटा अपने प्रशांत, उसके बाद में एस आकार का अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, इसके अलावा बेटा जो आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, तो कितने आएंगे बेटा, ये 5 ही आएंगे। महाद्वीप कितने हैं, हाँ तो ये कितने हो गए, 5, अरे तू मिटाई जा रहा है क्या, तो ये 5 हो गए, कितने हो गए पेंजिया बेटा, कितना, ये 7 भागों में टूटा, कितने भागों में, 7 भागों में, और क्या बने इससे, महाद्वीप। और ये पेंजिया फिर 2 भागों में टूटा बेटा, एक उत्तर वाला भाग था उसको अंगारा लैंड बोले, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोले। अब सुनना बेटा जी, अपने राजस्थान में गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है, अंगारा लैंड तो अपने है ही नहीं पूरे बेटा राजस्थान में, तो अपने कौन सा लैंड है, सर गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो पानी भरा उसको नाम दिया था टेथिस सागर, क्या नाम दिया था, टेथिस सागर है, हाँ सर ये बात सुनी तो थी हमने, तो टेथिस सागर के स्थान पर तो अपने मरुस्थल बनेगा बेटा जी, क्या बनेगा, अपने मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष है, क्योंकि सारी खारे पानी की झीलें वही हैं, तो ध्यान रखना है टेथिस सागर का अवशेष है। और अपने अरावली है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और हाड़ौती का प्रसाद भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, कौन सा काल, प्री कैम्ब्रियन है, सही है क्या, कौन सा काल था बेटा जी, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था, सबसे प्राचीन है बेटा जी अपने अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में आएगा अपने गोंडवाना लैंड, फिर बेटा जी अपने नवीनतम आएगा बेटा जी, वो कौन सा आएगा, सर अपने पूर्वी मैदानी भाग, उससे पहले बना था बेटा टेथिस सागर वगैरह, क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग बने थे गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा बनाए गए थे, तो उसका निर्माण तो अभी भी जारी है, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे प्राचीन कौन सा हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश। आगे देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनना है, और बेटा जी आंसर देगा इसको मेरे को कौन देगा, टीना देगी बेटा। तीसरा वाला
कौन कौन सा, ये बेटा ऑप्शन भी है नीचे ना, वो भी देख लेना। अब आओ बेटा जी, देखो 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 देखो, जादू दिखाऊं जादू दिखाऊं जादू दिखाऊं तुम्हें। इसको मैं यहां लगाता हूं खोपचे में, इधर आओ। तुम्हें पता हो तो सर अपने ये जो राजस्थान है, शॉर्ट सा बना लेते, बड़ा छोटा सा बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा जी। अपने राजस्थान अपने को बनाना है, ऐसे समझ रहे बेटा जी अपने। तो राजस्थान में यहाँ पे अपने हैं बेटा जी अरावली पर्वतमाला। क्या है बेटा जी? ये अरावली पर्वतमाला है। तो 61.11% तो कहाँ है बेटा जी? अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? जहाँ 40% जनसंख्या रहती है। समझ गए? हाँ सर, ये वाला अपना है पूर्वी मैदानी भाग, 23% है जहां 39% जनसंख्या रहती है। तो पहले तो इसे काटो, काट दिया। अब आओ सर जी, ये अपना 6.89% क्षेत्रफल है जहां कितनी जनसंख्या रहती है? 11% जनसंख्या रहती है। तो बेटा जी फिर एक इसे काटो, कट गया। अब आओ, अब देखो बेटा जी, अरावली का क्षेत्रफल है 9% जहां 10% से निवास होती है। तो इसे भी काटो तो बच गया 1। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। समझ गए? यही आंसर माना था बेटा, तो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था ये। समझ गए? चलो आगे। तो ध्यान रखना बेटा, ये रिवीजन का इस क्लास का मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ चल रही हवा में। बाप बोल्डर्स किले, तो जैसलमेर कौन बोला, उसके एक रेप्टा रख दूंगा। ध्यान रखना ये है फलोदी में। कहाँ है? फलोदी। तो फलोदी तो बेटा जी नया बना है, पुराने जिले के हिसाब से जोधपुर। बेटा जी एक प्रश्न ये भी अगला है कि ये कब बने थे? परमो कार्बोनिफेरस काल। परमो कार्बोनिफेरस, परमो कार्बोनिफेरस काल में बेटा जी क्या बने थे अपने? सारे बाप बोल्डर किले हैं। क्या बाप बोल्डर किले? तो तुमने बजरी के अंदर वो पत्थर देखे निकलते हुए, हाँ वो गोल गोल से। तो बेटा ये क्या होते हैं? हिमानीकृत चिकने पत्थर। हिमानीकृत चिकने पत्थर होते हैं बेटा। ये क्या बात कर दी? हाँ, हिमानीकृत चिकने पत्थर होते हैं जो अपने बाप तहसील फलोदी में पाए जाते हैं। बेटा कहाँ पाए जाते हैं? बाप तहसील फलोदी में पाए जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, बाप बोल्डर किले। समझ गए? कर दोगे? आ जाओ। बाप बोल्डर का युग कौन सा था बेटा? अभी बताया मैंने, कार्बोनिफेरस। परमो नहीं है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या है? परमो कार्बोनिफेरस पूरा नाम है। तो कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ था बेटा? अपने बाप बोल्डर किले बने थे। आगे चलो। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? सुनो सुनो सुनो, ऑप्शन देखो। अपने धौलपुर को भरतपुर से, केवल भरतपुर से लेकर के बनाया गया था। वहां जोड़ा देख लेना, भरतपुर सवाई माधोपुर नहीं, भरतपुर दौसा नहीं, केवल भरतपुर, करौली धौलपुर, भरतपुर नहीं। तो बेटा जी ये सारे गलत हो जाएंगे। किससे बना था ये? और सुनना, सारे जिले पता होने चाहिए कौन सा किससे अलग होके बना था। जैसे बात करो बेटा, 27वां तो कौन सा बन गया अपना? धौलपुर। किससे अलग हुआ? भरतपुर से। 28, 29, 30। 28वां बना बेटा जी कौन सा? सर अपने 12 बना, किससे अलग हुआ? कोटा से। अपने बेटा जी एक कौन सा अलग हुआ? राजसमंद। राजसमंद किससे अलग हुआ? उदयपुर से। ठीक है। अपने एक अलग हुआ बेटा जी दौसा। दौसा हुआ जयपुर से। दौसा हुआ जयपुर से। हनुमानगढ़ हुआ गंगानगर से। 31वां हनुमानगढ़ उदयपुर से। फिर बेटा जी अपने बना कौन सा? करौली हुआ सवाई माधोपुर से अलग। करौली हुआ सवाई माधोपुर से। फिर बेटा जी अपने बने नए जिले। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ 3 से बना बेटा जी। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा। इसलिए तुम रंगीले हो सारे, मिक्स है। कई आधों में गुण है उदयपुर वालों के, आधों में बांसवाड़ा वालों के, आधों में चित्तौड़ वालों के। तो मिक्सचर हो गया बेटा। मिक्सचर हमेशा खराब भी बन जाता है, कभी 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 अच्छा भी बन जाता है। तो ये मिक्सचर खराब हो गया बेटा जी। सुन आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहाँ चलें सर आगे? तो उसके बाद में बना बेटा जी अपने, मैं नए जिले बता रहा हूँ। तो फलोदी बना शुद्ध रूप से जोधपुर। अब उसमें बीकानेर की एक बेटा जी अपने नोक तहसील भी मिला थी। तो बीकानेर और जोधपुर से अलग होकर बन गया फलोदी। सर बालोतरा शुद्ध रूप से बाड़मेर से अलग हुआ है। बालोतरा शुद्ध रूप से बाड़मेर से अलग हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे और चलो बेटा जी, अपने सलुम्बर से अलग हुआ है। सलुम्बर अलग हुआ है उदयपुर से। ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ब्यावर। सुनो बेटा जी, ब्यावर इधर देखो, ब्यावर अलग हुआ अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, 4 से अलग हुआ है। कौन है? ब्यावर। फिर उधर चलो बेटा जी, अपने जयपुर में बनाए कोटपुतली बे रोड। तो वो अलवर और जयपुर, अलवर और जयपुर। ठीक है सर, मान लिए। सर अपने बनाए डी केवल भरतपुर से, और खेरतल तिजारा अलवर भरतपुर से। खेरतल तिजारा
अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र से। फिर आगे चलते हैं बेटा जी, अपने कौन सा बनाया और सर अपने बन गया इधर कौन सा, डीडवाना कुचामन, शुद्ध रूप से नागौर से बनाया बेटा जी, शुद्ध रूप से नागौर से, क्योंकि यहां प्रश्न आ रखा है तो वहां भी पूछ सकता है कि कौन सा किससे अलग होके बना है। अब तुम्हारे लिए बेटा मैंने आसान कर दिया कि सर हमें याद कैसे होएगा, ये लो बेटा जी ध्यान रखना। अपने 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 किससे अलग हुआ है, भरतपुर से। किससे अलग हुआ है, भरतपुर से। 28वां 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को दौसार, 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद, तीनों साथ बने थे, एक कोटा से, एक जयपुर से, उदयपुर से। मैंने यही बताया बेटा जी। इधर देखो बेटा 31वां नवानगढ़ 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग हुआ है, और 32वां जिला करौली बेटा जी 19 जुलाई 1993 को सवाई माधोपुर से, और 33वां बेटा जी फिर एक गांव बना दिया प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा से। हाँ अब आओ 34वां बालोतरा किससे अलग हुआ है, 35वां कौन सा है, ब्यावर। कौन सा है, ब्यावर। अजमेर पाली राजसमंद भीलवाड़ा से। 36वां कौन सा है, डी किससे, भरतपुर से। 37वां कौन सा है, डीडवाना कुचामणे नागौर से। 38वां कौन सा है, कोतली वेरड किससे, जयपुर अलवर से। खेड़ जा रहा शुद्ध रूप से अलवर बेटा, भरतपुर नहीं है, शुद्ध रूप से क्या है, अलवर। फलोदी पता है सबको, जोधपुर। सलूम्बर पता है, उदयपुर। कितने जिले वर्तमान में, 41। सर याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम लुबाया समिति की सिफारिश पर ये बने थे। कौन सी समिति, राम लुबाया समिति की सिफारिश पर ये बने थे। राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगाकार या समचतुर्भुजाकार। मैं इसलिए दे रहा हूं कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं, सारी टप नहीं पूछता बेटा, तो ये प्रश्न भी आते हैं। कैसा है बेटा जी, असम चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज तो है लेकिन उसकी भुजाएं क्या हैं, ऐसी हैं। राजस्थान ऐसा है तो दिखता है बेटा जी, तो असम चतुर्भुज के समान या पतंग के आकार का बेटा जी बनता है अपने। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। 2019 में बेटा जी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया, तो बेटा जी तुम तो क्या ही लगते हो, सुनो, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, ध्यान रखना बेटा, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी इसका, 1 और 4। अब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछता है। तो एक देश है कांगो रिपब्लिक, एक है जर्मनी, एक है नॉर्वे, एक है वियतनाम, एक है फिनलैंड, एक है पोलैंड और एक है जापान। इनमें से एक देता है कोई सा, तो बेटा जी इनके बराबर है कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और जापान के क्या है, बराबर। और बात करें ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये अलग अलग बहुत सारे देशों से तुलना कराता है बेटा मोस्टली। अब तुम 206 देश हो तो उनसे सबसे थोड़ी तुलना करते फिरोगे, पर मोस्टली ये पूछता है, ध्यान रखना। अजमेर का राजस्थान का छठा संभाग बना, देखो 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू की हीरालाल शास्त्री ने, 1949 में। 1962 में हरिदेव जोशी सरकार या मोहनलाल सुकाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया, यहां चालू यहां बंद। फिर वापस से हरिदेव जोशी सरकार आई 1987 में, और एटा जी अजमेर को नया संभाग बना के बेटा इसने क्या चालू कर दी थी, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया था। तो बेटा जी ध्यान रखना कब की बात है ये, 1987 में। समझ गए, पक्का सोच लिया, हाँ सर जी सोच लिया, 1987 इसका आंसर हो गया, छठा संभाग बना था। तो संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री 1949 में लेकर आया है। फिर बेटा जी 1962 में क्या मोहनलाल सुकाड़िया ने समाप्त कर दी। फिर हरिदेव जोशी सरकार आई, उसने वापस से लागू कर दिया संभागीय व्यवस्था को। और फिर बेटा जी अपने संभागों की संख्या 7 से 10 हुई थी, वापस हटा दिया बेटा जी वर्तमान में। संभाग व जिलों का संयुग में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा ध्यान रखना, सुन लो, अभी नहीं है के हिसाब से ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न ही लाया हूं मैं, सुनो। देखो अजमेर में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, एक बार नीचे आओ। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, सुनो बीकानेर में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। सिक्कर नहीं आता, जयपुर में है सिक्कर, सिक्कर किस में आता है, जयपुर में। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर नहीं आता, भरतपुर संभाग में आता है। किस में आता है बेटा, गलत भी पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। और बेटा जी उदयपुर में, उदयपुर, राजसमंद, पाली नहीं आता। कहां था बेटा ये, और सिरोही ये जोधपुर संभाग में आता है बेटा जी, अपने इधर वाले हैं अलग से, ध्यान रखना। तो ये तीनों गलत हो गए, तो अपना सही क्या है, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये अजमेर संभाग में आते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखना। आओ, कौन सी पर्वतीय चोटी सिक्कर में अवस्थित नहीं है, सिक्कर में अवस्थित नहीं है, तो बेटा जी देखो कमलनाथ नहीं है। और कमलनाथ कहां है, उदयपुर में है, कमलनाथ उदयपुर में। ऊंचाई बताओ कमलनाथ की,
1001। कमलनाथ की कितनी है? 1001। अचलगढ़ की 1380। दिलवाड़ा की 12 दूनी 24, तो वो किसकी है फिर? 1224। कुंभलगढ़ की है, कुंभलगढ़ की 1224 है। तो शेर की कितनी है? 1597। तो दिलवाड़ा की कितनी है? नहीं बेटा जी सुनो, देखो गुरु शिखर, फिर शेर, फिर उसके बाद में क्या था बेटा जी? जरगा। जरगा कहां जाएगी? जरगा की कितनी है? 1431 या 42? 1431 है, समझ गए बेटा जी। फिर 12 दूनी 24 किसकी है? कुंभलगढ़ की। 12 दूनी 24 कुंभलगढ़ की है बेटा जी। 12 दूनी 24 किसकी है? कुंभलगढ़ की है बेटा जी, ध्यान रखना चीज का। अब इसका दिलवाड़ा का तुम बताओगे मुझे सोच के। आ जाओ। नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24। मोहनोत नैणसी ने अपनी पुस्तक मोहनोत नैणसी की ख्यात में कितनी शाखाएं बताई है बेटा जी? गुहिलों की 24 शाखाएं बताई। कितनी बेटा जी? 24 शाखाएं, जिसमें से एक सिसोदिया शाखा अपने कहां थी? राजस्थान में। कौन बताया बेटा? ये मोहनोत नैणसी। आ गया हो। मोहनोत नैणसी ने अपनी ख्यात मोहनोत नैणसी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र, पूरा नाम था यति ज्ञानचंद्र सागर, मांडल के ऊपर एक संग्रहालय में बेटा जी जो संग्रह लिखा, उसमें गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24। जबकि ये प्रश्न भी आ रखा है, कवि राजा श्यामल दास ने इनकी कितनी शाखाएं बताई हैं? 36। तो दो जने 24 बता रहे हैं, क्या बता रहा बेटा जी? 36। समझ रहे हो? पक्का पक्का। आगे चलो। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा का संस्थापक तो माधो सिंह। कोटिया भील याद करो, कोटिया भील को हरा करके बेटा जी माधो सिंह क्या करता है? कोटिया भील के नाम पर ही बना था बेटा जी कोटा। कोटा किसके नाम पे मिला था? कोटिया भील। बूंदी बूंदा मीणा, बूंदा मीणा के नाम पर कौन थी बेटा जी? बूंदी थी। तो बेटा जी कोटा का संस्थापक कौन माना जाता है? माधो सिंह। ये संस्थापक पूछता है, कोटा का संस्थापक कौन है बेटा जी? माधो सिंह। आगे चलो। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। ये तो लाइन से ही है, ये लाइन से बेटा ध्यान रखना। सबसे पहले पृथ्वीराज आता है। पृथ्वीराज ये बेटा जी कौन है? ये फर्स्ट है। हाँ, फिर उस बाद में अजयराज, अजयराज का बेटा अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज, जिसको विसल देव बोलते हैं बेटा जी। कौन बोलते हैं? विसल देव चौहान। तो ये सारे क्रम से ही ध्यान रखना। मैंने इनका क्रम पूछ रखा है 2018 में बेटा जी एसआई पेपर में। आगे देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद करूं? रुको रुको, अरे रुको, सुनो, मैं तो पूछ रहा हूं। येलो मिटा दिया? अरे मैं तो तुम्हें से श्रेया ने मोल दिया ना। बता बेटा जी तेरे को कौन कौन सा याद है? अब ये बता। मोमिनाबाद तो किसी कहता, कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलने दो। मोमिनाबाद आमेर, आमेर का क्या हुआ था? मोमिनाबाद। खिजराबाद किसका हुआ था? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का क्या हुआ था? खिजर खां के नाम पर खिजराबाद। और बेटा जी खैराबाद किसका हुआ था? सिवाना। सिवाना का क्या हुआ था? खैराबाद। ये किसका था बेटा जी? सिवाना। ये किसका था बेटा जी? अपने चित्तौड़ के किले का। और ये किसका था बेटा जी? अपने आमेर का। किसका? आमेर का। और बेटा जी इसका क्या? ये किसका हुआ था? सर ये जालोर का। तो मुझे कोई गागरोन का बता सकता है? मुस्तफाबाद। सुनना बेटा जी, तब्बू को सारा याद है। तू आती क्यों है? घर रहे ना, सोया कर तू। एग्जाम के दिन उठ के जाना डायरेक्ट। कौन सा है बेटा जी? मुस्तफाबाद। तब्बू अब की बार सोच रही कि 149 करूंगी, मास्टर को पकड़वाऊंगी। ये इसने दिया था पेपर। आगे देखो बेटा जी, चलें समझ गए इसका आंसर क्या हो गया बेटा जी? जलालाबाद, जालोर। अगला प्रश्न फिर जोरदार है। जालोर के चौहानों का संस्थापक तो पता है तुम्हें, कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहानों का संस्थापक देखो बेटा जी, थर्ड ग्रेड में आया हुआ है 2023 पिछले एग्जाम में। संस्थापक पूछता है, मैंने सारे लिखाए थे चौहानों वाले, सब याद करने बेटा। तो जालोर के चौहानों का कीर्तिपाल। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसमें बताएगी बेटा मेरा रोटी ना। बता बेटा, अपने रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कौन था? गोविंदराज। गोविंदराज किसका था? रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर पूछ ले तो कौन है? गोविंदराज। गोविंदराज। तो मैं तुमसे पूछ लो बेटा जी, अपने नाडोल के चौहान है। हाँ ये नाडोल के ही हैं। हाँ अब सुनो बेटा, ये पाली के अंदर नाडोल कहां पड़ता था पहले? पाली में। उसका कौन था? लक्ष्मण। नाडोल में कौन था बेटा जी? लक्ष्मण। तो उसका भी याद रखना, लक्ष्मण। सर इसके अलावा एक और था, कौन सा वाला?
सिरोही लुम्बा। सिरोही का कौन था बेटा जी? राव लुम्बा। तो सिरोही में कौन था? लुम्बा। सर अपने बात करें किसमें? कोटा में। बेटा कोटा में बताओ हैं? कोटा में माधो सिंह ने करी थी क्या भी स्थापना, कोटा की संस्थापना? कौन है बेटा जी? माधो सिंह। कौन है बेटा जी? माधो सिंह। अब चलो बता दो मुझे सर, अपने अजमेर में चौहानों की शाखा कौन लेके आया था? अजयराज। अजमेर में कौन आया था? अजयराज। तो ये भी याद रखना, अजमेर में कौन है? अजयराज चौहान बेटा जी। कहां से लाया था? सांबर से। कहां से लाया था बेटा जी? सांबर से। चलो तो यहां पे कौन है बेटा जी? अपने कीर्तिपाल हो गया। ये आ जाओ बेटा, सारे आ गए इधर देखो। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल 1811 नाडोल पाली में पड़ता था बेटा जी, पहले पूरा क्षेत्र है, और लगभग जालोर के परमाणु शासन कर बेटा जी अधिकार में लिया था। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को जबालीपुर कहा जाता था। स्वर्णगिरी में बेटा जी बना हुआ था, जिसको अब्रस में सोनागढ़ भी कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की सोनगरा शाखा चली थी। कौन सी? सोनगरा। और सिरोही में देवड़ा, देवड़ा चौहान बेटा जी। और हाड़ौती में हाडा चौहान। कौन से? हाडा चौहान है। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? रणमल और रतिपाल ने बेटा जी क्या? सर कोटा के लालच में बेटा जी क्या कर दिया थी? अपने वहां पे जो तालाब था उसमें गोमांस मिला दिया था, गोरक्त मिला दिया था। तो कौन थे वो दोनों? और पहले इन्हीं को मारा था पकड़ के। तो मेरे से गद्दारी करोगे तो पहले तुम्हारा इलाज होगा। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? नुसरत खां पे बेटा गोला के गिर गया था। किसके ऊपर गोला गिर गया था? नुसरत खां के ऊपर बेटा जी गोला के गिर गया था। ध्यान रखना 1300 ईस्वी में। फिर उसके बाद में एक के खुद आया था। कौन आया था? उलूग खां के साथ। किसके साथ आया था? उलूग खां के साथ में। फिर बेटा जी कब जीता था इसको? रणथंभौर को 1303 या एक में 1301 में जीत लिया था। लेकिन इस समय बेटा इसका सेनापति मारा गया था। ठीक है। फिर 1303 में कहां गया था? चित्तौड़ में आ गया था। 1311 में जालोर, 1311 में जालोर को जीत लिया था। ये तारीख याद रखना बेटा, अलाउद्दीन कहां कहां आया था। तो अब देखते हैं बेटा, यहां आ जाओ। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई सेना के नेतृत्व में उलूग खां और नुसरत खां को सौंपा गया था। इस बार खिलजी सेना अध्यक्ष से हिंदुवाट पर करे झाइन के किले को तो बेटा जी जीत लिया था इन्होंने। जो झाइन का किला क्या कहलाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। उस रणथंभौर की रणथंभौर दुर्ग की। तो जालोर के किले की कुंजी सिवाना का किला, सिवाना किला जालोर दुर्ग की कुंजी, और झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो उसे जीत लिया था। जब नुसरत खां प्राचीरों की दीवार तोड़ रहा था तो किले से आने वाले गोले से वो क्या हो गया था बेटा जी? मारा गया था। याद रहेगा पक्का। भंडानको का पूर्णतः दमन किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय। याद करो, भंडानको का दमन करके ही पृथ्वीराज तृतीय आगे क्या बनता है? शासक बनता है। तो भंडानको का दमन करने वाला व्यक्ति कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। सर और किस किस का दमन किया था? आ जाओ सारे देख लेते। इधर आओ, ये इतने सारे दमन हो बेटा उसके। तो सुनो, पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में किसका? भंडानको के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमेरिदी देव चंदेल को हराया था। याद करो, तो परमर्दी देव चंदेल, उसके बाद में उसके कई गांव, और बेटा आलाउद्दले। याद करो, महोबा में चंदेल शासक बेटा जी परमर्दी देव के दो वीर सेना नायक थे, जो शासक से रूठकर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ आकर के बेटा जी वो आक्रमण करते हैं। परमर्दी देव ने अपने दोनों वीरों सेना नायक के पास में संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया। तब दोनों सेना नायक आए और बेटा वीरता से लड़ते हुए मातृभूमि के लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और पृथ्वीराज पुंजन राज कछुआ को महोबा का उत्तराधिकारी बनाता है। यह प्रश्न पूछ रखा है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा भंडानको के दमन के बाद में परमर्दी देव चंदेल को हरा करके वहां का उत्तराधिकारी किसे बनाता है? पुंजन राज कछुआ। समझ गए? क्या बात है, बहुत जल्दी समझ आते हो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड। जयचंद गढ़वाल वो तो संयोगी था, वो मैटर अलग है। यहां पे कहां का पूछा बेटा उसने? चालुक्य शासक, वो गढ़वाल शासक था। ठीक है, जयचंद तो गढ़वाल शासक था बेटा जी, ध्यान रखना। और यहाँ पे भीमदेव सेकंड हुआ करता था उस समय। कौन सा शासक है? चालुक्य शासक। चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड। चलो देखो सर, 18 क्रांति के दौरान देशी रियासतों पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर का सावर सही है, जयपुर का कर्नल ईडन सही है, बीकानेर का जेडी हॉल नहीं था, सिरोही का था। ये कहां का था?
सिरोही का था जेडी हॉल और जोधपुर का मेक मोशन। तो यहाँ पे कोटा का भी लिख लो तुम, कोटा का कौन हुआ करता था, बर्टन। और भरतपुर का भी लिख लो मॉरिसन, भरतपुर का कौन था सर, मॉरिसन हुआ करता था भरतपुर का। और बीकानेर का था नहीं बेटा जी, अपने मेक मोशन हो ही गया। और अपने मारवाड़ का कौन था, हाँ जोधपुर वाला मारवाड़ का ही है, कौन है बेटा जी। और इनके ऊपर सब हुआ करता था बेटा जी एक एजीजी, जो क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किसान आंदोलन और देसी रियासतों के युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, नीमू चना अलवर, डाबड़ा यानी हुआ था बेटा जी, दूधवा खारा बीकानेर बरड़ बूंदी, सब सही है। कौन सा गलत है बेटा जी, डाबड़ा हत्याकांड बेटा जी अपने डीडवाना कुचामन से संबंधित है। कहां से संबंधित है, डीडवाना कुचामन है। तो बेटा जी या तो डीडवाना कुचामन ऑप्शन मिल जाए, नहीं नागौर तो मिलना ही है। तो बेटा जी ये डाबड़ा हत्याकांड इससे संबंधित है, कौन से डीडवाना कुचामन से है अपने, इससे नहीं है। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था, तारीख 1925 तो मैं बता देता हूं, 14 मई या 24 मई, हाँ 14 मई 1925 को आता बेटा जी, कौन सा, नीमू चना हत्याकांड अलवर में बेटा जी। और अपने दूधवा खारा किसान, ये शेखावाटी किसान आंदोलन है, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है दूधवा खारा। और बरड़ बूंदी में हुआ था बेटा, बरड़ कहाँ बेटा, बूंदी में 1900 नहीं, ये बरड़ 1921 से 25, ध्यान रखना। जहांगीर और सर थॉमस रो की मुलाकात 1616 में 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी 1616 को पहली बार बेटा जी अकबर का किला मैगनीज दुर्ग में मुलाकात हुई थी। और मैगनीज के किले में कहां पे हुई थी, सुभाष उद्यान में हुई थी। कहां हुई थी बेटा जी, सुभाष उद्यान में हुई थी। और जहांगीर ने इन्हें सूरत में व्यापारिक कोठी लगाने की अनुमति दे दी थी अंग्रेजों को। कहां पे बेटा जी, सूरत में व्यापारिक कोठी लगाने की अनुमति दे दी गई थी अंग्रेजों को। पहली बार कौन आया था बेटा जी, देखो अनुमति लेने वाला कौन है, सर थॉमस रो। इससे पहले एक व्यक्ति और आया था, कब आया था सर वो आया था 1609 में, 8 में आया था, 9 में उसकी मुलाकात हुई थी बेटा जी। कौन था, हॉकिंस, प्रिंस नहीं आया था, कोई राजकुमार क्या करने आएगा, ये तो राजकुमार का दूत ही था बेटा, राजकुमार मिलने थोड़े आते हैं बेटा जी, उनके दूत मिलने आया करते थे। विलियम हॉकिंस, कौन था बेटा जी, विलियम हॉकिंस आया था, लेकिन इसे अनुमति नहीं दी थी जहांगीर ने। फिर इन्होंने क्या किया था सर, इन्होंने 1611 में अपने गुजरात के निकट नवागांव बंदरगाह था उसको जीत लिया था। फिर उसके बाद में बेटा जी दोबारा संधि करने आए थे, ध्यान रखना। तो नवागांव बंदरगांव में पुर्तगालियों को हरा करके इन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर 1900 ये आ गया था बेटा जी, ये 1615 में था, 25 दिसंबर 1615 को, लेकिन इसको कुछ दिन ठहराया। और जनवरी कब बेटा जी, 10 जनवरी 1616 को मैगनीज के दुर्ग में इसकी मुलाकात हुई, जहां व्यापारिक कोट डालने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, फिर लास्ट में जाके 1757 में क्या हुआ था, अपने प्लासी का युद्ध, याद रखना बेटा जी। कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जिससे अंग्रेजों की पहली बेटा जी क्षेत्रीय जीत मानी जाती है। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, ये भी ध्यान रखना। बक्सर के युद्ध के बाद में, प्लासी के युद्ध बाद में अंग्रेजों ने बेटा जी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब शासन के रूप में स्थापित कर दिया था। क्या छोड़ दिया था उन्होंने सर जी, उन्होंने व्यापार छोड़ दिया था। ठीक है, व्यापार उनके निजी लोगों को दे दिया था, खुद सिर्फ क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। प्लासी का युद्ध और बक्सर का, इसी कारण इस प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद में अपने 1857 की क्रांति की थी, याद रखना इस चीज का। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो बेटा जी कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोड़ा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर नहीं है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर नहीं है। तो बेटा जी ध्यान रखना, पहला ही सही हो गया बेटा, इसमें सारे के सारे हैं। 6 हो गए क्या, अरे हो गए, हाँ। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोड़, ये 6 कब किया था बेटा इनको, 2013 में किया था घोषित। कब किया था, 2013 में। हाँ, बारडोली के शिव मंदिर का प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। बारडोली के शिव मंदिर बेटा जी जो हैं गुज्जर प्रतिहार कालीन है। कौन से कालीन है बेटा, ये गुज्जर प्रतिहार कालीन है। इनको बेटा जी प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, कर्नल जेम्स टोड को जाता है। दधी माता का मंदिर कहाँ है, गोट मांगलोद, नागौर में है दधीमती माता का। ओसिया जोधपुर को किस नाम से जानते बेटा, अपने राजस्थान का कोणार्क या भुवनेश्वर कहते हैं, भुवनेश्वर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं अपने, क्या कहते हैं बेटा जी, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और दधीमती माता का मंदिर कहाँ है, गोट मांगलोद, नागौर में। और ये भी किस काल का है, गुजर प्रतिहार काल का ही है बेटा जी, ध्यान रखना। संगमरमर की मूर्तियां, तो बेटा यहाँ पे संगमरमर की मूर्तियां अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जयपुर की हैं। लेकिन पूछ ले, पीले संगमरमर की मूर्तियां ये नहीं, ये भी जयपुर में है,
लेकिन संगमरमर की जालियां पूछे तो जैसलमेर है। संगमरमर की जाली कहां बनती है? जैसलमेर में। संगमरमर की मूर्ति कहां बनती है? जयपुर में। और भी कुछ पूछ ले तो मैं तुम्हें दे दिया आगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा जी। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? सिलावट। ये प्रश्न आ रखा है, पत्थर की जो मूर्तियां बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? सिलावट। और सुनना, सोमपुर जाति के मूर्तिकार तलवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियां, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा रहे बेटा जी, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में कौन सी मूर्तियां बनती हैं? काले पत्थर की मूर्तियां। आगे चलो, सफेद संगमरमर की मूर्ति, काले संगमरमर की मूर्ति और लाल पत्थर की संगमरमर, ये भी पूछता बेटा थानागाजी अलवर। लाल की कहां बनती है? थानागाजी अलवर में बनती है लाल संगमरमर की मूर्तियां। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। भारत के संविधान में महिला सदस्य कितनी थी बेटा जी? 15 सदस्य महिला थी बेटा जी अपने संविधान सभा में। समझ गए? याद है सर हमें। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अपनाया गया था बेटा जी, बहुत कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना बेटा जी, 26 नवंबर 1949। 50 नहीं करना है बेटा जी, ध्यान रखना। पहली बार कब अपनाया था संविधान को? 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद अपना लिए थे बेटा। कितने? 16 अनुच्छेद अपना लिए थे 26 नवंबर 1949 को। पूछे भारत गणतंत्र कब हुआ था? तब करना बेटा 26 जनवरी 1950। वो तो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे। 26 जनवरी, 26, 20 नहीं बेटा, 26 बोला मैं, थोड़ा तोतला हूं तो बचपन से ही तोतला हूं। ये देखो, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी बताओ? दो आंसर सुनना बेटा जी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर को। तो संविधान सभा के गठन पूछा है बेटा जी, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा जी। कब हुआ था ये? 6 दिसंबर 1946। अगर इसमें गलती से क्या 9 दिसंबर होता तो तुम लगा देते बिना सोचे ही। ये संविधान सभा की पहली बैठक थी। वो स्थापना कब हुई थी बेटा? और किस योजना से? माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना बेटा जी? माउंटबेटन योजना के कहने पर इसकी स्थापना हुई थी। क्या बात है, मजा आ रहा है सर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन था? BN राव। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था बेटा? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। चलो आगे, फजल अली कौन था फिर? ये तो बेटा जी अपने राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उसका अध्यक्ष था, न्यायाधीश था ये। क्या बेटा जी 1956 में नहीं 53 में बन गया था बेटा आयोग, 53 में बन गया था। उसने अपनी बेटा रिपोर्ट दी थी 56 में। तो 1 नवंबर 1956 को इसी की राय पर अपने राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, या पूरे भारत का पुनर्गठन हुआ था बेटा जी, तो ध्यान रखना। लिखित संविधान की अवधारणा, दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान ब्रिटेन का। एक पेज में, एक पेज में 6-7 अनुच्छेद है, ज्यादा वो नहीं करते बेटा जी वहां पे। उनको पता है क्या करना है, तुम्हें बताना पड़ता है कि महिलाओं को सम्मान दें, उनको नहीं है बेटा जी वहां पे। मूल अधिकार नहीं, सबको अधिकार प्राप्त है बेटा जी वहां पे ना। बोलने की स्वतंत्रता है, अपने को बताना पड़ता है कि तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, फिर भी नहीं बोल पाते हो। जैसे मैं गलत पढ़ाया तो तुम कभी बोले आज तक कि मास्टर समझ में नहीं आया, भग वहां बोल देते हैं कि बाहर निकल, बाहर निकल, समझ में नहीं आया मैं। तब वो पूरा काम में लेती है, मेरे को बोल देती क्या है चल। तो ये बेटा जी पूरा काम में लेती हुए ना, समझ में तो आ नहीं रहा, पढ़ाया जा रहा है, बकर बकर कर रहा है। ये देखो बेटा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सुनो, पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था बेटा जी? लेकिन जब पाकिस्तान में विलय हो गया था उसके बाद में बेटा जी ने बंबई प्रेसिडेंसी से दोबारा लड़ाया था। पूछ सकता है कि जब ये पाकिस्तान का विलय हो गया उसके बाद में बंबई से लड़ाया था, उससे पहले बेटा जी पश्चिम बंगाल से हुआ था। चलो आगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अपने मित्र रूस से। सुनो बेटा देखो, मौलिक कर्तव्य बोले या पंचवर्षीय योजनाएं बोले, ये कहां से ली थी? रूस से। मौलिक अधिकार बोले या बेटा जी अपने क्या बोले? एकल नागरिकता बोले। क्या बोले बेटा जी? एकल नागरिकता बोले। सर इसके अलावा बेटा अपने क्या बोले? और क्या लिया था अमेरिका से बताओ? मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की पहली लाइन हम भारत के लोग, वो भी किससे लिए बेटा जी? अमेरिका के संविधान से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 अमेरिका से लिया गया है। तो और बेटा ये सारी चीजें जो अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अलावा जो न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है? सर न्यायालय के द्वारा अपने सरकार के निर्णय को बदला जा सकता है, वो भी किसमें था बेटा जी? अपने अमेरिका के संविधान से लिया था। सर फ्रांस से क्या लिया था? फ्रांस सर
नीति निर्देशक तत्व बेटा जी आयरलैंड से लिए थे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली थी। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली थी। संसद और बेटा जी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली थी। कहां से ली थी? और बेटा जी अपने जो संसद की कार्यवाही वो भी ब्रिटेन से ली थी। राष्ट्रपति का पद और एकल नागरिकता कहां से ली थी? ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता अमेरिका से। इस चीज का ध्यान रखना। और अपने राज्यपाल का पद कहां से लिया था? कनाडा से। और कनाडा से लिया था बेटा जी अपने क्या? संघीय शक्तियां, वो भी कहां से ली थी? कनाडा से। आपातकाल जर्मनी से लिया था। आपातकाल कहां से लिया था? जर्मनी से लिया था। तो कुछ चीजें मांगी थी क्योंकि अपने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं बेटा। तब्बू क्या कहते हैं? उधार का थैला, क्योंकि सारी चीजें मांग मांग के ली अपन ने। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका। भारतीय संविधान के निर्माण में गंभीर प्रभाव निम्न में से किसका पड़ा था? तो भारतीय संविधान की बेटा जी 70 से 80% चीजें भारतीय संविधान जो सरकार अधिनियम था 1935, भारत परिषद अधिनियम 1935 से ज्यादातर चीजें अपनाई गई है। क्योंकि बेटा जी अपने संविधान आजाद हुए थे ना, तब से लेकर के 1950 तक अपने संविधान को इसी से चलाया गया था 1935 के अधिनियम के अनुसार। तो बहुत सारी चीज इसकी अपना ली। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ लग जाए तो जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? समझ गए मास्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रस्तुत कब हुआ था? ये 13 दिसंबर 1946। और पारित कब हुआ? 22 जनवरी। ये प्रश्न पूछ रखा बेटा जी, ध्यान रखना। तो पारित कब हुआ था बेटा सर्वसम्मति से? 22 जनवरी 1947 को। पानी का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अरे बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग है क्या बेटा? इधर जमा देगी क्या इस डिग्री में? 0 होता है वो, तो 0 है ना। ये क्या है बेटा जी? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे उबलना चालू हो जाता है। अंग्रेजी में सरकारी में पढ़ा हूं, पर इतना भी सरकारी में नहीं पढ़ा बेटा जी। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है बेटा जी? इनमें से आसवन विधि। आसवन विधि से दो मिले हुए तत्वों को क्या कर सकते हैं अपन बेटा जी? अलग कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं। अस्थिर होते हैं बेटा, वो तो वापस वो बदल जाते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन। तो आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं। ये तो सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय अस्थिर होते हैं, नहीं बेटा जी स्थिर होते हैं। तो बी सी कहां रहे? सी वाला सही हो गया। समझ गए? रासायनिक परिवर्तन मतलब एक बार बेटा जी दूध से चाय बन गई एलम तो दूध नहीं बनता, या दूध से दही बन गया तो वापस दूध नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है। और भौतिक परिवर्तन मतलब लोहे से टेबल बना दी, पिघला के बेटा जी और कुछ बना दो, कुछ भी बन सकता है बेटा जी। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा? उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं बेटा उसको। तो भौतिक गुणों और आकृति, आमाप, रंग, अवस्था नहीं बदलते, बदल जाते हैं। एक या एक से अधिक बार नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता बेटा उसमें, केवल उसके फिजिकल चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। और बेटा जी ये प्रश्न है, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट वेब पेज को देखने में काम आने वाला प्रोग्राम क्या होता है? वेबसाइट है? वेब पेज का कलेक्शन होता है, या वेबसाइट को देखने के वाला बेटा क्या होता है? वाह वेरी गुड। देखो बेटा जी, एक होता है वेब ब्राउजर। ब्राउजर काम करता है उसको देखने में काम आने वाला। तो बेटा ये तो वेबसाइट क्या करती है? वेब पेज को इकट्ठा रखती है। तुम जैसे सर्च करोगे भाई भैया क्रांति के क्वेश्चन, तो उसमें एक नहीं बेटा बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, तो वो यहाँ पे ये कलेक्शन करके रखता है। समझ गए? चलो धन्यवाद।